आज मैं स्पेक्ट्रम बुक जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका चैप्टर 2 देख रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, चैप्टर यूनिट 2 है, अध्याय 3 है, भारत में यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, पहला टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, इसमें क्या है कि यद्यपि हम इतिहास को घटनाओं के क्रम से जोड़ते हैं, तथापि वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले बदलावों के साथ परिवर्तन और निरंतरता का एक जटिल समावेशन है। कालानुक्रमिक क्रम का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई एक घटना किसी एक समय में ही होती है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर घटनाएं निरंतरता से घटती रहती हैं, जिनमें लोगों के विभिन्न गुट समूह शामिल होते हैं। इतिहास के अध्ययन को कालों में विभाजित करने की प्रथा है। ठीक है, तो इतिहास के अध्ययन को हम लोग क्या कालों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालावधि की बात करते हैं। हालांकि यह अंतर करना सदैव आसान नहीं होता कि कब आधुनिक भारत स्टार्ट हुआ, कब प्राचीन भारत, कब मध्यकालीन भारत। ठीक है, प्रायः आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपियों के आगमन से माना जाता है, लेकिन हमें सामान्यतः इतिहास में वहाँ तक पीछे जाने की जरूरत होगी जिसमें मध्यकालीन अवधि माना जाता है। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य एक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ, वह यूरोपीय के आगमन से। ठीक है, और इसमें विशेष रूप से किसमें, तो कृषि और विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई जो प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था। ठीक है, क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व, जो क्रिश्चियन युग शुरू हुआ उससे पूर्व और पश्चात से ही भारत के ग्रीस यानी कि यूनान और रोम यानी कि इटली के साथ व्यापारिक संबंध थे। मतलब कि भारत का संबंध क्रिश्चियन युग से पहले से ही यूनान और रोम से था। ठीक है, भारत के चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहा। मार्को पोलो 1254 में, ठीक है, 1254 से 1324 में, जिसने चीन की यात्रा की, के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। ठीक है, मतलब कि मार्को पोलो जिसने चीन की यात्रा की, के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों को लालसा में वृद्धि की। मतलब इसमें ये बताया गया कि यूरोपीय कैसे इधर आए इंडिया में। तो जो मार्को पोलो था, ठीक है, यूरोपीय एक मार्को पोलो, इन्होंने चीन की यात्रा की और चीन की इन्होंने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा, उसमें यूरोपीय इधर के धन संपदा से आकर्षित हुए, इसी लालसा से ये लोग इधर आए। ठीक है, इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ ही पूरब के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जलमार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया जाता है। ठीक है, वहाँ से उन्हें स्थल मार्ग से जेनोआ तथा वेनिस पहुँचाया जाता है। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहाँ स्वेज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ा गया था। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुए। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं-12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों का सामान
की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। मतलब यूरोपीय देशों को मतलब ये सामान जो है ना इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि इटली ही लोग को मतलब सामान आपूर्ति कराती थी, इसलिए यूरोप के कई देश जो है ना इटली के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको तोड़ना चाहते थे। वे 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका से होकर पूरब की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया, साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद मुहैया कराया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है पॉइंट कि पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख थे। मतलब कि कौन ऐसा देश है जो ये खोज मतलब कि पूर्वी देशों से व्यापार के मार्ग को खोज में अग्रसित हुए, तो पुर्तगाल और स्पेन है। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोल की प्रेक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी उपलब्धियों खोजियों की अत्यधिक सहायता की। ठीक है, तो सर्वप्रथम वही पुर्तगाल और स्पेन के जो बुद्धिजीवी वर्ग पुनर्जागरण के दौरान उभरे थे, वो लोगों ने इसका मतलब कि इधर नक्शा बनाया, मुद्रण, ये सबसे अपनी खोज को विकसित किया। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूरब की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार के उत्कट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था के स्थापित होने के कारण ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में पुर्तगाली 6वीं शताब्दी के अंत तक ग्रीस तथा रोम जैसे यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापक व्यापार संबंध थे। ठीक है, तो भारत में जो पुर्तगाली हैं उसके बारे में कि 6वीं शताब्दी के अंत तक ग्रीस तथा रोम जैसे यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापक व्यापार संबंध थे, लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही यूरोपीय देशों और भारत के मध्य चले आ रहे इस निष्कपट संबंध में एक रिक्तता आ गई। आगे चलकर केवल 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इस रिक्तता को समाप्त किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का जो भारत में आगमन हुआ वो। ठीक है, तो यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे। ठीक है, जो वास्को डी गामा आया था 1498 में, उसके आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री भारत आ रहे थे। ठीक है, तथापि केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा, तो यहाँ पे एक फैक्ट है कि वास्को डी गामा जो केप ऑफ गुड होप से होकर 17 मई 1498 को वही केरल तट कालीकट तक पहुंचा। इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस इटली का एक राज्य है। ठीक है, पुर्तगाली वेनिस जो इटली का एक राज्य है की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे। उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्शिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। ठीक है, वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एक अधिकार बनाए रखा, परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित कर लिया। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत जाने वाले समुद्र मार्ग की खोज को समर्पित कर दिया। ये राजकुमार एक हेनरी है, ये पुर्तगाल का एक नाविक है। इन्होंने अपना पूरा जीवन समुद्री मार्ग खोज में व्यतीत कर दिया। 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज, ठीक है, बार्थोलोमेओ डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंच गया। ठीक है, तो बार्थोलोमेओ डियाज है, इन्होंने ही केप ऑफ गुड होप मतलब कि कहा, मतलब जो बार्थोलोमेओ डियाज अफ्रीका के जिस दक्षिणी तट पे पहुंचा उसे क्या कहा, केप ऑफ गुड होप कहा। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट गया, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, वहाँ लौट गया। तथापि इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। ठीक है, तो 1488 में ये आया था बार्थोलोमेओ डियाज, ये केप ऑफ गुड होप पे आया था,
और 10 वर्ष बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। ठीक है। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूर्व में यूरोपीय शक्तियाँ सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ठीक है, मतलब जैसे कि यूरोपीय शक्तियाँ जो अमेरिका में डायरेक्ट औपनिवेशिक शुरुआत कर लिया, लेकिन ये पूरब में जो आया तो डायरेक्ट ये नहीं किया, औपनिवेशिक शासन स्टार्ट नहीं किया, पहले व्यापार स्टार्ट किया। वही लिखा है, ऐसा करने में कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक व अस्त्र के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों को स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को बाहर खदेड़ कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापारों पर एकाधिकार कायम करना। तो ये लोग पुर्तगाली थे, ये ऐसे तो ऊपरी मन से आया था कि हाँ व्यवसाय करने भारत आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार करना और भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना। ठीक है, तथा जो अरब व्यापारी थे उनके जो एकाधिकार है उसको समाप्त कर खुद अपना एकाधिकार स्थापित करना पूर्वी व्यापार पे। ठीक है, उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाई की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में स्वयं को अरब फारस भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित किया। तो ये भी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है कि पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में स्वयं को अरब फारस यानी कि अब ईरान है और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं व्यापार से शासन तक वास्को डी गामा का। ठीक है, तो वास्को डी गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जो ब्राज़ील का खोजी था, के नेतृत्व में बार्थोलोमेओ डियाज के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बेड़ा भेजा। ठीक है, लेकिन कैब्राल जो ब्राज़ील का खोजी था, पेड्रो अल्वारेज, और पुर्तगाल का सम्राट भी था। ठीक है, कैब्राल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, तो कैब्राल जो है इसको कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्राल ने कोचीन और कन्नानौर, जिसे कन्नूर कहा गया है, में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। ठीक है, वह काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। अक्टूबर 1502 में एक बार फिर वास्को डी गामा कालीकट गया। पहला तो 1498 में गया था, दूसरा 1502 में, अक्टूबर 1502 में गया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब के व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित रखना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना के वर्चस्व को कायम रखना चाहते थे। पुर्तगाली जो है ना, एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना के वर्चस्व को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। ये फितोरिया ऐसा व्यापारिक स्थल या अड्डा होते थे जहाँ नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। एक फितोरिया वर्ड है, ये एक व्यापारिक स्थल होता था जहाँ पे नौसैनिक बेड़ों को ही सहायता की जाती थी जहाज से। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी समुद्र पाड़ीय विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इस प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। तो पुर्तगालियों ने फितोरिया का इस्तेमाल किया, विशेषकर अफ्रीकी तट पे। ठीक है, कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जमोरिन ने अपनी बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलीबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई से कोचीन और कालीकट की सत्ता का लाभ उठाया तथा कोचीन राज्य के मलाबार क्षेत्र में अपना
पहला किला बनाया। अब है डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में देखते हैं। ठीक है, पुर्तगाली का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत के एक गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि जो सर्वप्रथम जो पुर्तगाली गवर्नर था वो कितने वर्षों के लिए आया था, तो 3 वर्षों के लिए, यानी कि 1505 से 1508 के लिए। ठीक है, उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा और शक्ति प्रदान की गई थी। नवनियुक्त गवर्नर डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, औरमुज एवं मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अंजादीवा, कोचीन, कैन्नानूर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। ठीक है, मतलब ये सारे निर्देश दिए गए थे। अल्मेडा को इसी शर्त पे भेजा गया था यहाँ पे गवर्नर बना के कि आप वहाँ पे पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करना और जो मुस्लिम व्यापारी है उसको बर्बाद करना। ठीक है, और जो भी ये सारे तट है, ये बंदरगाह है, अंजादीवा, कोचीन, कैन्नानूर, किला, ये सब का क्या करना है, किलाबंदी करने की भी सलाह दी। वेनिस के व्यापारियों जिनका लाभदायक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था। वेनिस के व्यापारियों जिनका लाभदायक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, उसके द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर मिस्र ने पुर्तगालियों की बढ़त को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। ठीक है, डी अल्मेडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जो ये अल्मेडा था पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर, इसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, मूर से। ठीक है, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1508 में मिस्र तथा गुजरात की नौसेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली स्क्वाड्रन को समुद्री युद्ध यानी कि चौल का युद्ध में हराकर द्वीप से हटा दिया और इस युद्ध में अल्मेडा के पुत्र लॉरेंको डी अल्मेडा मारा गया। ठीक है, तो 1508 में मिस्र तथा गुजरात की नौसेना ने पुर्तगाली स्क्वाड्रन समुद्री युद्ध, जिसको चौल का युद्ध भी कहा गया है, उसमें हरा कर द्वीप से हटा दिया। कौन हटाया, किसको हटाया, तो गुजरात और मिस्र की नौसेना ने पुर्तगाली को हटा दिया। ठीक है, चौल के युद्ध में। लेकिन इस युद्ध में अल्मेडा का पुत्र जो है ना, लॉरेंको डी अल्मेडा, ये मारा गया। किस युद्ध में, तो बोलेगा कि अल्मेडा का पुत्र किस युद्ध में मारा गया, तो चौल के युद्ध में मारा गया। ठीक है, जो कि 1508 में हुआ था। फरवरी 1509 में दीव के युद्ध, जिसे द्वितीय चौल का युद्ध कहा गया। ठीक है, दीव का युद्ध जिसे द्वितीय चौल का युद्ध कहा गया, इसमें अल्मेडा ने इन दोनों की सेना यानी कि मिस्र और गुजरात की सेना, ठीक है, को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। ठीक है, अल्मेडा का स्वप्न पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर पर पहुंच हासिल करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अल्मेडा का ही दिया हुआ है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, हिंद महासागर पे अपना पहुंच हासिल करने के लिए ये लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति भी कहते हैं इसे शायद। ठीक है, अब तो ये इसमें फैक्ट्स सब थे वही, ठीक है, जो हम लोग देखे हाईलाइट किए हैं। पहला वही डी अल्मेडा गवर्नर बना था, इसे 1505 में नियुक्त किया गया था 3 वर्षों के लिए, और वही यहाँ पे पुर्तगाली हितों को बढ़ावा देने के लिए इसे लाया गया था। और चौल के युद्ध में 1508 में चौल के युद्ध में, जो कि मिस्र और गुजरात की नौसेना और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, वहाँ से पुर्तगालियों को द्वीप से हटा दिया गया और डी अल्मेडा का पुत्र मारा गया। फिर 1509 में द्वितीय चौल का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसे द्वीप का युद्ध भी कहते हैं। इसमें अल्मेडा ने अपना बदला लिया और एक ब्लू वाटर पॉलिसी भी इसने हिंद महासागर में पहुंच स्थापित करने के लिए दिया। अब देखते हैं सेकेंड गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी एवं व्यापारिक रणनीति थी। ठीक है, अल्बुकर्क जो है ये सेकेंड गवर्नर है भारत में पुर्तगालियों का। ठीक है, ये अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया। इसके पास अधिक बड़ी और व्यापारिक रणनीति थी। अपनी मृत्यु से पूर्व वह पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की निर्णायक भूमिका रही। ठीक है, इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है पुर्तगाली शासन का इंडिया में।
उसके बाद अल्बुकर्क जो है ना स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था। मतलब कि ये गवर्नर से पहले भी भारत आ गया था 1503 में ही, ठीक है। 1509 में इसे वायसराय नियुक्त किया गया। 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका ली। 1503 में ये भारत आ गया था, लेकिन 1509 में इसे वायसराय नियुक्त किया गया था और 1515 में उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। 1509 में उसने मिस्र के शासक ममलुक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। 1509 में मिस्र के शासक ममलुक द्वारा भेजे गए जो जहाजी बेड़ा था उस पर ये उसको पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। तो ये कितनी बार पूछा हुआ है बीपीएससी में कि जो अल्बुकर्क है जो बीजापुर से गोवा कब छीना, 1510 में, ठीक है। इसमें एक और फैक्ट जुड़ जाता है कि 1530 में गोवा को है ना ये नीनो डू कुंडा तो वो पुर्तगाल की राजधानी बनाया था, वो 1530 में बनाया था, ठीक है। अलेक्जेंडर के समय के बाद यह पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया, ठीक है। अलेक्जेंडर के समय के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था यानी कि गोवा जो यूरोपियों के अधीन आया था। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह सामरिक स्थल भी था। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण रखने के साथ ही दक्षिण के राजाओं की नीतियों का निरीक्षण भी करते थे। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने मुख्य भूमि दमन, राजौरी, दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। तो इस आधार पर पुर्तगाली जो है ना गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी, दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे वास्तविक शासक कहा गया है, संस्थापक कहा गया है पुर्तगाली शासन का, क्योंकि ये हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई। 1515 में इन्हें मलक्का और हॉर्मुज यानी कि ईरान जो भी चर्चा में है, ठीक है, हॉर्मुज जलसंधि जलडमरू मध्य, ठीक है। तो 1515 में मलक्का और ये हॉर्मुज जो कि ईरान पे ये हो रहा है, ठीक है, पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। लाल सागर के मुहाने पर स्थित साकोत्रा द्वीप और सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए, ठीक है। तो ये इधर दक्षिण पूर्व एशिया में भी बहुत सारे द्वीपों पे इंडोनेशिया का ये लाल सागर के मुहाने पर स्थित है ये साकोत्रा द्वीप, ये इंडोनेशिया सुमात्रा के सचिन दुर्ग और श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि पे भी किला स्थापित किया। जावा, थाईलैंड, पेगू इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए। 1518 में पुर्तगालियों ने चीन के साचुआन द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक रूप में स्थापित हो चुके थे। तो अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली शासन जो है ना एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे, ठीक है। तो ये सारा था ये अल्बुकर्क के टाइम का, ठीक है। 1503 में ये भारत आ चुका था स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में। 1509 में ये वायसराय बन गया। 1515 तक उन्होंने पुर्तगाली सत्ता स्थापना की, ठीक है। उसके बाद 1510 में गोवा को बीजापुर से गोवा को छीना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बंदरगाह मलक्का, हॉर्मुज ये सब पे आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद है नूनो द कुन्हा, ठीक है, नूनो द कुन्हा, ठीक है। भारत में नूनो द कुन्हा का वायसराय काल जिसने नवंबर 1929 में कार्यभार संभाला। एक मिनट, ठीक है। नूनो द कुन्हा, भारत में नूनो द कुन्हा का वायसराय काल जिसने नवंबर 1929 में कार्यभार संभाला, ठीक है। इसने भी कुछ हद मतलब कि ये भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। एक वर्ष के पश्चात भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया, ठीक है। तो जो पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय है जो 1510 में अल्बुकर्क ने छीना था बीजापुर के शासक से गोवा को, ये 1530 में इसे अपना मुख्यालय बना दिया पुर्तगाल ने, ठीक है, नीनो डू कुन्हा के टाइम में ही। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंप कर उनसे मदद ली, ठीक है। तो गुजरात के बहादुर उस टाइम गुजरात के शासक कौन थे? बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंप दिया और उनसे मदद ली। उसने उन्हें द्वीप में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। पुर्तगालियों के साथ बहादुर शाह के संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया, ठीक है। तो ये गुजरात के शासक से इसके संबंध बिगड़ गए कब? जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। चूँकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, इसलिए बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने अपनी आपसी बातचीत शुरू की।
वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान 1537 में बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया। ठीक है, 1537 में बहादुर शाह को, वही जो गुजरात का शासक है, इसको पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और इन्हें मार दिया गया। नीनो द कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली में कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में भी पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। अब देखते हैं पुर्तगाली जब आए थे उस टाइम भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। कि मतलब भारतीय लोग ही पूर्वी व्यापार उनको सहायता की। गुजरात के अलावा जहाँ शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। ठीक है, गुजरात में किसका शासन था? गुजरात के अलावा जहाँ शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत में छोटी छोटी शक्तियों का विभाजन हुआ था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य था, छोटे छोटे राज्यों में बिखर चुका था। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, न ही उन्होंने अपने नौसैनिक शक्ति विकसित करने के बारे में सोचा था। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर के व्यापार पर अपना वर्चस्व कायम किया हुआ था, का संबंध वे पुर्तगाली संगठन व एकता से बराबरी नहीं कर सके। ठीक है, मतलब ये वही है कि जब ये लोग पुर्तगाली सब आ रहे थे उस टाइम भारत का अपना कोई भी शासक नहीं था जो अपना नौसैनिक शक्ति को विस्तार कर चुका हो, जो इससे मतलब मुकाबला कर सके। ठीक है, या फिर हिंद महासागर में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। अब पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक स्थिति। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा, स्पेनिश सम्राट है चार्ल्स पंचम, ठीक है, इनके द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक खुद को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए, जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। पश्चिम भारत में पुर्तगालियों क्या किया? पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 से चावल, 1532 में दीव, 1534 में सॉल्सेट और बेसिन, 1536 में कैग्रानोर तथा मैंगलोर, होनावर, भटकल, कन्नानौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकार पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, 1531 में चावल, 1532 में दीव, इसका डेट कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ देता है। तो 1531 में चावल, 1532 में दीव, 1534 में सॉल्सेट और बेसिन और 1536 में कैग्रानोर और मैंगलोर, होनावर, भटकल, ये सारे बहुत सारे हैं। कैनानौर है, क्विलोन है, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमाकर इनमें कुछ क्षेत्रों पे अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों में वे वस्त्र आदि वस्तुएं एकत्रित कर उनका निर्यात करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो मलक्का, मनीला इधर व्यापार करने के लिए नागपट्टनम इनका क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था। नागपट्टनम के उत्तर में स्थित सैनथोमे यानी कि मैलपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। 16वीं सदी के दौर में पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक एशियाई व्यापार पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व बना रहा। 1506 में मसालों के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भीड़ पड़े। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाज़ों से कई तरीके से पैसा वसूल किया जाता था। इनमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। ठीक है, तो कार्टेज व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है कार्टेज व्यवस्था देखते हैं। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को
गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उन्हें लूट लिया जाता था। मतलब कार्टेज व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी कि अगर भारतीयों को अपना जहाज़ ये करना है तो उससे पहले गोवा के वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था, तो पुर्तगाली इस जहाज़ को नहीं लूटता था, अन्यथा लूट लेता था। समुद्र पर पुर्तगालियों के वर्चस्व का एक महत्वपूर्ण कारण था, मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण भी नहीं था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, ठीक है। इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी, अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात किया जाता था, ठीक है। तो मालाबार और कोंकण तट से क्या किया जाता था? काली मिर्च, ठीक है। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हड़र, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे, ठीक है। तो काली मिर्च तो प्रसिद्ध था ही, और उसके अलावा अदरक, दालचीनी, हड़र, चंदन, हल्दी। उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा, यह एक प्रकार का कपड़ा है, ठीक है। एक फितोरिया हम लोग वर्ड देखे थे, ठीक है। फितोरिया था कि वहाँ से नौसेना जहाज़ को सहायता की जाती थी। एक टाफ्टा है, टाफ्टा क्या है? तो एक कपड़ा है, ठीक है। तो वही उत्तर पश्चिम भारत से टाफ्टा, चीट्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। उत्तर पश्चिम भारत से, नॉर्थ वेस्ट से ये लोग क्या लाए जाते हैं? टाफ्टा जो एक कपड़ा है, और चींट्स, ठीक है। जटामांसी बंगाल से लाया जाता था, जटामांसी, ठीक है, बंगाल से लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख यानी कि वृक्ष की गोंद या जो अत्यंत ज्वलनशील होती है, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजडो प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था, ठीक है। मतलब इतना सारा व्यापार बढ़ गया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसालों के व्यापार के लाभ अर्जित किए हैं, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य में भी लाभ कमाया है। भारत में पुर्तगाली प्रशासन, ठीक है। व्यापार देख लिया, प्रशासन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, ठीक है, जो वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य किया। गिरजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद व संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त वेडोर द फजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व और कार्गो व नौसैनिक बेड़ों को भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा पर नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठा व पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। उत्तरी अफ्रीका में जो है ना मूर थे, वो पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूर्व में आकर पुर्तगालियों ने मूरों के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया, ठीक है। तो पूर्व में आकर पुर्तगालियों ने मूरों के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ मुसलमानों का उत्पीड़न किया। हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गया और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों, मिशनों का संरक्षक बनाया गया, तथापि ऐसा 1542 में जेसुअट, ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य है, भारत आगमन के पश्चात हुआ। मतलब कि जो ये गिरजाघरों ये सब का ये बनाया गया, वो 1552 में जो जेसुअट आया था ना, उसके बाद ही होने लगा। अकबर के दरबार में जेसुअटों ने अच्छा प्रभाव बनाया था, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किए। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामतः कुछ पुर्तगाली व्यापारियों से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया, ठीक है। तो पहली बार अकबर जो है ना यूरोपीय ईसाइयों से कब मिला? जब वो 1572 में कैम्बे का दौरा किया था। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की। जब एंटोनिया कैब्रल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया, कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जागी। उसने फादर जूलियन परेरा विकार्ड और जनरल ऑफ बंगाल तथा कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को ईसाई धर्म की अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रल, जिसने
पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया भी एंटोनियो कैब्रल भी उसके सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने गोवा से धर्म मीमांसकों यानी कि मीमांसा शास्त्र के ज्ञाता को बुलाने का निर्णय लिया, जो उसकी शंकाओं को समाधान करने की स्थिति में हो। ठीक है, और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करें। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकता पूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक और उसके दरबारियों एवं प्रजा को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी रोडाल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंसेरेट फतेहपुर सीकरी पहुँचे, जो 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1552 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर का 1595 में बुलाया गया। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों की धार्मिक नीति के बारे में दिया गया है। ईसाई धर्म प्रचारक न तो अकबर और उसके दरबारियों तथा न ही उसकी प्रजा को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम, जो भविष्य में जिसको जहांगीर कहा गया, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथा कथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। एक तरफ अकबर अपने परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था, दूसरी तरफ उसका बेटा जो सलीम था अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। ठीक है, पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए सहायता करने हेतु नम्रतापूर्वक मना कर दिया। ठीक है, तो अकबर ने सैन्य सहायता के लिए प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा, लेकिन पुर्तगाली जो है ना ये सब समझ के कि हाँ ये लोग ईसाई धर्म नहीं अपनाने वाले, बस सहायता के लिए ये कर रहा है, तो इसलिए मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों या स्पेन वासियों, जैसा कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था, कि अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट के पादरियों की इस प्रकार उपेक्षा करके, जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। हालांकि धीरे धीरे जेसुइट से उसका अस्थायी लगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्नान यानी कि बपतिस्मा आयोजित किए गए। पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता दी गई। ठीक है, उसके बाद जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उससे ईसाई मत में लाने के प्रति आश्वासन हो उठे। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन से लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था। यह बात थी कि जहांगीर ईसाई बन गया और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। ठीक है, पुर्तगालियों ने मुगलों का विश्वास खोया। ठीक है, मुकर्रम खान जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वहां अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका,
जैसा कि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था। वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। ठीक है। उसके बाद है उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत आ गया। वह अपने साथ भारत में व्यापार करने की अनुमति हेतु जहांगीर के नाम इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक प्रार्थना पत्र लाया था। ठीक है। तो सन 1608 में ये विलियम हॉकिंस सूरत आया था और वो अपने साथ भारत व्यापार करने की अनुमति हेतु जहांगीर के नाम इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक प्रार्थना पत्र लाया था। ठीक है। फादर पिनहेरो। ठीक है। तो विलियम हॉकिंस बोले कब आया था? 1608 में आया था। ठीक है। वो जेम्स प्रथम का एक प्रार्थना पत्र, व्यापार हेतु प्रार्थना पत्र लेके आया था। ठीक है। जहांगीर के नाम पे। ठीक है। फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया। जो फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल हॉकिंस को पहुंचने के लिए, क्योंकि ये तो इंग्लैंड से आया हुआ था और ये पुर्तगाली लोग उतना ही चाह रहे थे कि इंग्लैंड से भारत का व्यापार हो। ठीक है। इसलिए ये उनको रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, उसको स्वीकार कर लिया। हॉकिंस को बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस को तुर्की भाषा का ज्ञान था, उसने उसी भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 मनसब का मनसबदार नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। हॉकिंस ने अपने आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया। ठीक है। तो ये हॉकिंस को आने के लिए पुर्तगाली बहुत रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं रोक पाया। और ये जो जितना उपहार लाया था वो जहांगीर उससे प्रसन्न हुआ तथा तुर्की भाषा में उसको ज्ञात था, उससे भी प्रसन्न हुआ, इसलिए इसको भी उपहार जहांगीर ने भी इसे 30,000 के वेतन पर 400 मनसब का मनसबदार नियुक्त किया। ठीक है। हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजों को बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इससे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कहा। भारत में पुर्तगालियों और जहांगीर के बीच युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुकर्रब खान से मिलने से मना कर दिया। ठीक है। मतलब कि यही कारण है जो ये मुकर्रब खान यहाँ पे जो आया था ना, इसलिए मना कर दिया। ठीक है। क्योंकि इससे पूर्व कैप्टन हॉकिंस आया था तो उसको ये मनसब दे दिया गया। इसी से नाराज होकर मुकर्रब खान जब गया गोवा में तो उसको ये नहीं मिला। ठीक है। उसे नहीं मिला पुर्तगाली वायसराय। ठीक है। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उनके द्वारा उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। जब मेंडोसा ने फादर पिनहेरो को औपचारिक आधार पर मुकर्रब खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा, तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पतन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली साजिशों या मुगलों की अस्थिर नीतियों का सामना करने में असमर्थ चकित हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। हालांकि अंग्रेजों ने 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। वी. स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल शासन की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 शाही जहाज़ों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और तथा सामान लूट लिया। जहांगीर की माँ की इस सामान में गहरी रुचि थी। इससे करोड़ों रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुकर्रब खान, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। हालांकि यह शाहजहां का शासनकाल था, जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार मुगल तथा मुगलकालीन भारत के लोगों को ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही पुर्तगालियों के
दुर्व्यवहार की जानकारी थी, जैसा कि उन्होंने रानी मुमताज़ महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया था। मतलब यहीं से पुर्तगाली सत्ता है ना धीरे धीरे ये समाप्त होने के कगार पे आने लगे। ठीक है, अब हुगली पे अधिकार 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया था, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूरी पर था, और वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नए पतन हुगली की ओर प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया था। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अहंकारी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार की शुरुआत भी की। 24 जून 1632 को मुगलों द्वारा हुगली पर कब्जे के प्रयास के प्रारंभ के 3 माह पश्चात हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को समाप्त कर दिया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, न तो दीवार थी न ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध या पुस्ता था, ठीक है, जिसका अधिक महत्व नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत शाहजहां ने कासिम खां को 1,50,000 सैनिकों की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक, ठीक है, सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 ईसाई निवासी मुगल सैनिकों का सामना करते रहे, जिसके पश्चात वे भाग खड़े हुए। उनके अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ लोग किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग भी मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे खत्म हो गया, और इसी के आधार पर आप पुर्तगालियों का पतन देखते हैं। ठीक है, 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य, ठीक है, जो इंडिया है इसके पूरब में, मतलब इधर ईस्ट साइड में जो ये पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित था उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो वही 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जो पूर्वी भारत में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य था वो लगभग समाप्त हो गया। इसका स्थान डचों व अंग्रेजों ने ले लिया, और इसके कई कारण थे। अब देखते हैं पुर्तगालियों पतन के कारण क्या क्या थे। 1580 में पुर्तगाली स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया, और स्पेन के पतन के साथ साथ उसका भी पतन हो गया। ठीक है, 1588 में के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति छिन्न हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया। चौथा है, समाज में कुलीन वर्ग का बहुत था। व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। पुर्तगाल का सम्राट निरंकुश था। उसके धर्म के मामलों में पुर्तगाली असहिष्णु और धर्मांध थे, और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया। फितोरिया, ठीक है, जो एक नौसैनी जहाज के लिए ये व्यापारिक अड्डा था एक, ठीक है, वही फितोरिया एकमात्र व्यापारिक अड्डा था जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक ही सीमित रखा। उसके बाद उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों जैसे कि उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमोर और मोकोआ तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता, उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति को भाग बनाया। उसके बाद है एक अल्फांसो डी सूजा है, ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर थे। इसका एक कथन है कि पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया। अत्यधिक सोना देखकर उन्होंने अपने जेबें भरने के लिए क्रूस मूर्ति को एक तरफ रख दिया, और उसे एक हाथ में से समेटने में अक्षम पुर्तगालियों ने अपनी तलवार को भी छोड़ दिया। उनके बाद आने वाले यूरोपीय शक्तियों ने उन्हें इस स्थिति में देखकर सुगमता से पराजित कर दिया।
और सारे कारण है पुर्तगालियों का पतन का। ठीक है, उन्हें डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। ब्राज़ील की खोज के बाद भारत की ओर उनका ध्यान भी कम हो गया। ठीक है, पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए। ठीक है, और वे वितरक के रूप में व्यापार करते थे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। वही नहीं देखे थे कि राजा निरंकुश था, पुर्तगाली राजा। अब पुर्तगालियों का उत्थान से लेकर पतन तक सारा एक लिस्ट है, एक बार देख लेते हैं एक नज़र। 1498 में वास्को द गामा ने कालीकट तक यात्रा की। ठीक है, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। तो ये पूछ सकता है कि पुर्तगालियों का पहला दुर्ग कौन सा था, तो कोचीन में था। ठीक है, 1503 में स्थापित किया। 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। फ्रांसो डी अल्मेडा भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। ये भी 1505 में ही बनाया गया। 1509 में अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़ों को पराजित किया। ठीक है, वही 1508 में जो चौल का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें अल्मेडा का पुत्र मारा गया था, वही 1509 में, ठीक है, जिसको चौल का दूसरा युद्ध कहा गया है, उसमें गुजरात मिस्र के संयुक्त बेड़ों को पराजित किया। ठीक है, और द्वीप पे अधिकार भी कर लेता है। ठीक है, 1509 में अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। अल्बुकर्क बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पे अधिकार कर लिया। ये 1510 में है, गोवा पे जब अधिकार कर लिया तो। ठीक है, उसके बाद है 1511 में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप पर स्थित मलक्का पे अधिकार कर लिया। ठीक है, 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित होर्मुज पे भी अधिकार कर लिया। तो होर्मुज अभी जिक्र में है तो कहीं पूछ ले, पुर्तगालियों ने होर्मुज पे कब अधिकार किया, 1515 में, 1515 में। ठीक है, उसके बाद है वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु 1515 में ही होगी। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया, द्वीप पे 1535 में। ठीक है, 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पे अधिकार कर लिया। 1566 में पुर्तगालियों ने तुर्कों के बीच समझौता की। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। ठीक है, तो 1596 में डच ने जो है ना पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित कर दिया। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग छीन लिया। 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। ठीक है, तो ये सारे था, मतलब कि ये पूरा पुर्तगालियों के उत्थान से लेके, मतलब भारत में आगमन से लेके और उसका भारत में व्यापारिक जो पतन था वो सारा तक है। ठीक है, उत्थान व पतन। अब देखते हैं ये डच। ठीक है, ये डच है। इधर पहले एक दो ये है थॉट, वो देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये चैप्टर में आगे जो बॉक्स था वो छूटा हुआ था, एक बार कर लेते हैं। ठीक है, कि 1498 में 3 जहाज जिन्हें गुजराती पायलट अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शित किया गया के साथ वास्को द गामा कालीकट पर उतरा। इसे विश्व इतिहास में सामान्य तौर पर एक नया युग प्रारंभ हो समझा गया, क्योंकि यही 1498 में जो ये आया था वास्को डी गामा, वहीं से तो फिर ये रास्ता समुद्री मार्ग की खोज हो गई भारत की तरफ। ठीक है, इसलिए इसे एक नया युग प्रारंभ समझा गया। विशेष रूप से एशिया और यूरोप के बीच संबंधों में, मतलब एशिया और यूरोप के संबंधों में एक नया युग प्रारंभ हो गया। यद्यपि एशिया एवं यूरोप के प्राचीन समय से ही एक दूसरे से वाणिज्यिक संबंध थे, तथापि दोनों के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री संबंधों की शुरुआत न केवल एक पुराने स्वप्न यानी ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार फाइनेंसियन ने 6वीं शताब्दी से पूर्व में अफ्रीका का चक्कर लगाया था। ठीक है, तो ये वे लिखा है, तथापि दोनों के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री संबंधों की शुरुआत न केवल एक पुराने स्वप्न के स्वप्न का पूरा होने जैसा था, अपितु इससे दोनों के बीच व्यापार में भारी वृद्धि होने का पूर्व संकेत भी था। हालांकि यह पुर्तगालियों के उद्देश्यों में से केवल एक था। पुर्तगालियों के लिए भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खुलने से मुस्लिमों, अरब और तुर्कों को एक बड़ा धक्का लगा, जो ईसाईयत के परंपरागत शत्रु थे। ठीक है, और तुर्की की बढ़ती सैन्य और नौसैनिक शक्ति के अंतर्गत
वे यूरोप के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहे थे। भारत के साथ प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क पूर्वी वस्तुओं, विशेष रूप से मसाले के व्यापार पर अरबों एवं तुर्कों का अधिकार को विस्थापित कर देगा। वे स्पष्टतः अफ्रीका में अपने प्रसार से आशान्वित थे कि प्रेस्टर जॉन के साम्राज्य से संपर्क में सफल हो जाएंगे और मुस्लिमों पर दोतरफा हमला करने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार वाणिज्यिक एवं धार्मिक उद्देश्यों ने एक दूसरे को समर्थन प्रदान किया और न्यायोचित ठहराया। ठीक है, ये सतीश चंद्र जी का मतलब एक कथन है, उस पर दिया गया है। उसके बाद है डी अल्मीडा, जो गवर्नर था पुर्तगाली का। जब तक आप समुद्री पहुँच रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे। यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। ये अल्मीडा जो कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, उसी का कथन है कि जब तक आप समुद्री पहुँच नहीं रखते तब तक आप भारत पर नियंत्रण नहीं रखेंगे। जब आपको समुद्री तट पर नियंत्रण हो जाएगा तो ही मतलब कि भारत पे नियंत्रण हो जाएगा। इसका कहने का कथन यही था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि मुस्लिमों का अत्यंत उत्पीड़न अल्बुकर्क की नीति का एक गंभीर दोष था। यह संभवतः पूर्व में मुस्लिमों के व्यापारिक हितों की संपूर्ण समाप्ति द्वारा अपने देशवासियों के हितों को बढ़ावा देने के उस संकल्प का परिणाम था। अपने शासन के दौरान अल्बुकर्क ने गोवा की किलेबंदी सुदृढ़ करने तथा अपने वाणिज्यिक हितों को प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम प्रयास किया। भारत में एक अस्थायी पुर्तगाली जनसंख्या को सुनिश्चित करने के लिए उसने अपने लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के हेतु प्रोत्साहित किया। ये द गजेटियर ऑफ इंडिया का वॉल्यूम 2 में दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसे हम 2 भागों में करेंगे। आज ये डच कर लेते हैं, उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी वाला पार्ट 2 में कर लेंगे। ठीक है, डच देखते हैं। तो स्पेन का पतन, एक मिनट, डच के बारे में है कि स्पेन का पतन, एक मिनट, ठीक है। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाज चलाने में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्रूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा एवं अद्भुत जहाज था। यह फ्रूट शिप बेहद हल्का था। तो ये डच जो है ना, एक फ्रूट शिप का निर्माण किया था, जो एकदम अद्भुत जहाज था। फ्रूट शिप हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाज से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत पुर्तगालियों से मसाला का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को भी एक नया मोड़ दिया। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुआ। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार को एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक वाणिज्यिक उद्यम था, जिसने डचों को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कॉर्नेलिस हाउटमैन पहला डच था। कॉर्नेलिस हाउटमैन, ये फैक्ट्स याद मतलब पूछ सकते हैं कि पहला डच कौन था जो ये इधर आया था पूर्व की ओर। तो कॉर्नेलियस हाउटमैन, ठीक है, कॉर्नेलियस हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इसने डचों को आगामी उद्यम के लिए उत्साहित किया। अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए ये नई कंपनी बनाई। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। तो डच कंपनी की स्थापना कब हुई? मार्च 1602 में, ठीक है, जिसमें कई स्वतंत्र और समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए।
इस कंपनी को भूमध्य सागर में के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली। कंपनी को पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था। ठीक है, तो कंपनी का जो पूर्वी केंद्र था वो बेटविया में स्थित था। अब भारत में डच व्यापार की स्थापना। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौतियां देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारी केंद्रों की स्थापना की। तो डच जो है इसने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौतियां देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारी केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थीं। तो डच की एक विशेषता क्या थी कि पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया दुर्ग को छोड़कर शेष सारी बस्तियां क्या थी, एक अदुर्गीकृत थी। मतलब सब एक गेल्ड्रिया दुर्ग ही था, मतलब गेल्ड्रिया ही था जो कि दुर्ग मतलब किला नुमा था, बाकी सब अदुर्गीकृत थी। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र तथा पश्चिमी तटों पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। 1605 में मसूलीपट्टनम में, ठीक है, तो डचों का फैक्ट्रियाँ देखते हैं 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत और 1641 में बीमिलपट्टनम में, 1645 में करिकल में और 1653 में चिंसूरा में, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टनम में तथा 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ठीक है, तो 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में और 1616 में सूरत में, 1641 में बीमिलपट्टनम में, 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसूरा में, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टनम में तथा 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अब भारत के अतिरिक्त बाह्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। ठीक है, डचों ने 1605 में अम्बायोना, 1619 में मसाला द्वीप तथा 1658 में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। 1641 में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय हुई। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली। ठीक है, तो जो डच है उसको अपना स्थानीय मतलब कि व्यापारिक धाक जमाने में स्थानीय शासकों की सहायता मिली। गोलकुंडा के सुल्तान तथा जिंजी, मदुरै और तंजौर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोचीन के मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुर्राकर और क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी और दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायतें मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि उनकी विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। तो क्या है कि कोचीन के मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं डचों को प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुर्राकर और क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च व्यापार का एकाधिकार था डचों को। उत्तर तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली थी। ठीक है, चुंगी में रियायत मिली थी। वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। डचों की व्यापारिक संस्था वोक एक नवीन व्यापारिक प्रकार की संस्था थी और इस प्रयोग से डचों को पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा अस्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या था, तो मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण और उनके निवेश द्वारा अस्थायी पूंजी का निर्माण। 1632 में हुगली क्षेत्र से डचों ने पुर्तगालियों को हटाना शुरू किया। ठीक है, तो 1632 में हुगली क्षेत्र से डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों को हटाना स्टार्ट किया। 1658 में डचों ने पुर्तगालियों को श्रीलंका से हटा दिया। 1632 में हुगली से हटा दिया, 1658 में श्रीलंका से हटा दिया और 1659 में डचों ने पुर्तगालियों को तंजौर तट पर स्थित नागपट्टनम जीत लिया। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च और एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूँकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः वह डचों का मुख्य केंद्र बन गया। उन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में मद्रासपट्टनम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाज़ों पर प्रहार किया और स्थलीय अड्डों पर आक्रमण किया। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। जो डच है मसूलीपट्टनम से क्या से नील का निर्यात करते थे। डचों ने सोने के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित दिया। अफीम, रेशम, सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया।
उसके बाद डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनसे सेवाएं प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चकड़ी का उद्योग स्थापित किया। ठीक है, तो 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं जो है ना रेशम की चकड़ी का उद्योग स्थापित किया। अब देखते हैं डच तो पुर्तगालियों को ये कर दिया था। अब डचों का डच आंग्ल संघर्ष देखते हैं। ठीक है, अंग्रेजों से संघर्ष देखते हैं। समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डचों ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसालों के व्यापार पर एक अधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके एक अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डचों ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्र गोवा, मालाबार के कारखाने, श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर, 1655-56 में कोलंबो तथा 1659-63 में कोचीन पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना घाटी और मध्य भारत में नील, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल में कपड़ा एवं सिल्क, बिहार में साल्ट पीटर यानी कि सोडा और अफीम तथा गंगा की घाटी में चावल का उत्पादन किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुत्ता की स्थापना के लिए डचों अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में 3 आंग्ल डच युद्ध लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है, तो 3 आंग्ल डच युद्ध हुए थे। 1777 में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। 1777 में पता है कि जो उस टाइम का फर्रुखसियर शासक था वो इसको फरमान दिया। ठीक है, तीसरे आंग्ल डच युद्ध 1672 से 74 में सूरत और बॉम्बे में अंग्रेजों की नई बस्तियों के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। बंगाल की खाड़ी में 2-3 अंग्रेजी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया। 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गईं और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। भारत में डचों का पतन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद करने लायक है कि 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई। ठीक है, और डच जो है ना दक्षिण पूर्व यानी इंडोनेशिया के क्षेत्रों तक ही सिमट के रह गया। भारत में डचों का पतन। लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीपों समूहों पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों व अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता के अधीन थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ही ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। ठीक है, जो वहाँ की कंपनी के अधिकारी थे उनका क्या वेतन कम था, तो ये लोग अपना निजी व्यापार में ही ज़्यादा सक्रिय थे। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी ही करते थे। अधिकारियों की उपेक्षाकृत नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा था, उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार ही साधनों व शक्ति की वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मकता गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी, और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में ह्रास कर लिया था, और इस कारण पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल रहा। ठीक है, इस यहाँ पे एक बॉक्स से देख लेते हैं क्या है।
आर.सी. मजूमदार और एस.सी. रायचौधरी के और के दत्ता के द्वारा दिया गया है कि अंग्रेजों के साथ डचों की शत्रुता 17वीं शताब्दी के दौरान उस समय पुर्तगालियों की तुलना से अधिक थी। पूर्व में डचों की नीति दो प्रायोजनों, कैथोलिक से स्पेन उनकी स्वतंत्रता का दुश्मन और उसके सहयोगी पुर्तगाल से प्रतिशोध लेना। ठीक है, तो पूर्व में डचों की नीति में दो प्रायोजन, तो कैथोलिक स्पेन और उनकी स्वतंत्रता का दुश्मन और उसके सहयोगी पुर्तगाल से प्रतिशोध लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी में वाणिज्य पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से उपनिवेश स्थापित करना, बस्ती कायम करना से प्रभावित थी। उन्होंने पुर्तगालियों के निरंतर होते पतन द्वारा अपने प्रथम उद्देश्य को प्राप्त किया और अपने दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अंग्रेजों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर हो गया है।